हेलो दोस्तों, आप सभी का करंट अफेयर के आज के सेशन में स्वागत है। और आज है 22 जून। तो चलिए हम लोग कवर करते हैं 21 और 22 जून का करंट अफेयर एमसीक्यू। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, उसी संबंध में एक क्वेश्चन बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस वर्ष देश के मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में किया गया। बिल्कुल सही है। वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम योगा फॉर हेल्दी एजिंग, स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग है। ये भी सही है। आयुष मंत्रालय द्वारा इस अवसर पर योग संगम पोर्टल को पुनर्गठित कर लॉन्च किया गया। तो दोस्तों ये भी कथन सही है, यानी तीनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि 21 जून को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इसका जो मुख्य कार्यक्रम कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया। और जो आयुष मंत्रालय है, इस बार इस अवसर पर योग संगम पोर्टल, योग पार्क पोर्टल, इसका अनावरण किया है, पुनर्गठन कर इसको लॉन्च किया गया है। दोस्तों इसका बैकग्राउंड में है कि भारत का ये सॉफ्ट पावर पॉलिसी है, कूटनीति कर सकते हैं, योगा को वैश्विक स्तर पर प्रमोट करने के लिए। और भारत के कहने पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित कर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। और ये तब 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 18 जून 2026 को भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड में शामिल किए गए भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट एयर कुशन व्हीकल का आधिकारिक पदनाम क्या है, जिसे मेक इन इंडिया पहल के तहत चुगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा गोवा में विकसित किया गया है। दोस्तों ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है, रिपीट करवा रहे हैं। दोस्तों इसका नाम है H561। H561 यानी होवरक्राफ्ट है, जो ज़मीन पर और पानी दोनों जगहों पे चल सकता है। और ये मेक इन इंडिया पहल के तहत बनाया गया है चुगले एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा, और इसे गोवा में विकसित किया गया है। और इसे हाल ही में भारतीय तट रक्षक बल में शामिल कर लिया गया है। याद रखिएगा H561 ये होवरक्राफ्ट है, भारत का पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट है ये। अगला क्वेश्चन है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार वर्तमान में दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव, ओल्डेस्ट नोन लैंड एनिमल, रिकॉर्ड किया गया जो सबसे बुजुर्ग कछुआ कौन सा है, जो दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित सेंट हेलेना द्वीप पर रहता है। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वर्तमान में दुनिया का सबसे उम्रदराज जीवित स्थलीय जीव कौन सा है, तो उसका नाम है जोनाथन। ये कछुआ है, जोनाथन नाम का एक कछुआ है। और ये सेंट हेलेना द्वीप यानी दक्षिण अटलांटिक महासागर के सेंट हेलेना द्वीप पर रहता है। और इसकी आयु लगभग 194 वर्ष की हो चुकी है। 194 वर्ष की इसकी आयु हो चुकी है। इसका नाम है जोनाथन, यही है जोनाथन, 194 ईयर्स का। जोनाथन का जन्म लगभग 1832 में हुआ था। और ये भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857, दोनों विश्व युद्ध, सोवियत संघ के सदस्य, बहुत सारी जो हमारी वैश्विक घटनाएं हुई उसको ये उस चीज़ों से गुजर चुका है। ये सब चीज़ तो नहीं पूछेगा। सेंट हेलेना द्वीप पूछ सकता है। दोस्तों जोनाथन जिस सेंट हेलेना द्वीप पर रहता है उसका इतिहास में एक प्रसिद्ध स्थान है वाटरलू युद्ध। 1815 में वाटरलू युद्ध, जो बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था, में हारने के बाद फ्रांसीसी सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा सेंट हेलेना द्वीप पर ही इसे निर्वासित कर अंग्रेजों द्वारा यहाँ भेज दिया गया था, जहाँ 1821 में उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला हाल ही में भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार, वुल्फ प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक कौन बने हैं। तो पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बने हैं दोस्तों जैनेंद्र के जैन। ये पहले भारतीय मूल के वैज्ञानिक बने हैं जिन्हें उल्फ पुरस्कार दिया गया है। भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है उल्फ पुरस्कार। और ये नोबेल पुरस्कार का पुरोगामी यानी प्रिकर्सर माना जाता है इसको। और इनकी खोज क्या है, किसके लिए दिया गया है, कि इन्होंने क्वांटम भौतिकी में, जो क्वांटम फिजिक्स में, इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में उनको रखा जाता है, तो वे अकेले व्यवहार करने के बजाय चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स क्वांटा को अपने साथ बांध लेते हैं। यह इलेक्ट्रॉन और फ्लक्स का अनूठा मेल मिलकर एक नया क्वासी पार्टिकल बनाता है, क्वासी पार्टिकल का निर्माण करता है। इसी के लिए
जैनेंद्र जैन को कंपोजिट फर्मियोन इसका नाम दिया गया है। जो क्वासी पार्टिकल बना उसका नाम दिया गया है कंपोजिट फर्मियोन, और इसी के लिए इनको फिजिक्स का ये वुल्फ प्राइज दिया गया है। आगे चलकर क्वांटम कंप्यूटिंग और कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है फर्मियोन्स के माध्यम से। नेक्स्ट दोस्तों, 20 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में 25,016 करोड़ के वित्तीय परिव्यय से बनने वाले भारत के पहले वाणिज्यिक पैमाने के कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। कोयला से अमोनियम नाइट्रेट प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी गई है, और ये रखी गई है दोस्तों उड़ीसा के झारसुगुड़ा जिले के लखनपुर में। इसकी लागत है 25,016 करोड़ रुपया। और ये दोस्तों इस तकनीक में कोयला को जलाने के बजाय उसे उच्च तापमान और दबाव पर ऑक्सीजन और भाप के साथ उपचारित किया जाता है। इससे कोयला क्या होता है कि रासायनिक रूप से सीन गैस में बदल जाता है, जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है। ये भी जान पिया जाता है सीन गैस किसका मिश्रण होती है, तो ये हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है सीन गैस। और इसी सीन गैस के आगे संसाधित करके अमोनिया और अमोनियम नाइट्रेट को तैयार किया जाता है। मुख्य रूप से दोस्तों ये उर्वरक निर्माण के लिए, फर्टाइजर निर्माण के लिए ये एक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसकी आधारशिला उड़ीसा में रखी गई है। उड़ीसा से संबंधित फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। जो प्रमुख यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएँ हैं, महानदी बेसिन, महानदी डेल्टा और बाली मेला जल विद्युत परियोजना है, मचकुंड जल विद्युत परियोजना है। मुख्य रूप से याद रखिएगा, मचकुंड ज़्यादा पूछा था एग्जाम में। इसके बाद रेगाली बांध एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। इंद्रावती जल परियोजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इंद्रावती जल विद्युत परियोजना, ये गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी में बनी हुई है। जो प्रमुख वन्य अभयारण्य है वो है बदरमा वन्यजीव अभयारण्य, कुलडीहा वन्यजीव अभयारण्य, भितरकनिका, ये इंपॉर्टेंट है, भितरकनिका रामसर स्थल है, कपिलास वन्यजीव अभयारण्य और लखारी घाटी अभयारण्य प्रमुख है। जो चोटियाँ हैं, नियामगिरी कटक, नियामगिरी हिल्स, सिमलीपाल की पहाड़ियाँ, सिमलीपाल जो हिल्स है, गंधमार्दन पर्वत, ये गंधमार्दन पर्वत। इसके बाद सिंगाराजू चोटी इंपॉर्टेंट नहीं है। खनिज बेल्ट, उड़ीसा अपने खनिज बेल्ट यानी मिनरल्स बेल्ट की बहुत ज़्यादा फेमस स्टेट है। इसमें मुख्य रूप से दोस्तों जो है क्रोमाइट का भंडार उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। सुकिंदा क्रोमाइट घाटी, इसके लिए क्रोमाइट के लिए फेमस है सुकिंदा क्रोमाइट घाटी, जाजपुर डिस्ट्रिक्ट। सुंदरगढ़ चूना पत्थर बेल्ट, इसमें चूना पत्थर का ये बेल्ट है जहाँ डोलामाइट के बड़े बड़े भंडार हैं। जोडा बड़बिल लौह अयस्क क्लस्टर, उड़ीसा में लौह अयस्क की प्राप्त मात्रा में पाया जाता है। ये केंदुझर जिले के क्षेत्र में, आसपास जिले में पाया जाता है। इसके साथ ही देखते हैं जनजातीय सुरक्षा में 5वीं अनुसूची है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में उड़ीसा के कई क्षेत्र जैसे मयूरभंज, सुंदरगढ़, कोरापुट, मलकानगिरी, रायगढ़, इनको संविधान की 5वीं अनुसूची में के तहत ये आते हैं। इस पे राज्यपाल को विशेष विधायी शक्तियाँ प्राप्त हैं। पेशा अधिनियम 1996, ये है अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों जो लघु वन उपज होते हैं उन पे और भूमि हस्तांतरण पर रोकने के लिए कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। बोंड जनजाति, यह मलकानगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाली उड़ीसा की सबसे आदिम और पृथक PBTG जनजाति है। इसके बाद डोंगरिया कोंध ये नियामगिरी की जो पहाड़ियाँ होती हैं वहाँ रहती हैं, ये भी PBTG जनजाति हैं। और ये कपाट गुंडा यानी पारंपरिक सौल और नियम राजा पहाड़ के देवता की पूजा के लिए फेमस हैं। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की अध्यक्षता भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कर रहे हैं। इस वर्ष की बैठक का मुख्य जो थीम है, निश्चित रूप से क्या निर्धारित किया गया है? तो इसका मुख्य थीम है दोस्तों, आज के दुनिया के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ, जो नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, चैलेंजेज हैं, उसको थीम के रूप में रखा गया है। और आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, जो ब्रिक्स से 2026 का जो है मेज़बान कंट्री भारत है, इस संबंध में जो है 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का जो नई दिल्ली में ये इसका बैठक हो रहा है। और इसका थीम है आज दुनिया के सामने मौजूद गैर पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियाँ। अगला क्वेश्चन ब्रिक्स से ही है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 25 और 26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी करने जा रहा है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता किस मुख्य विषय द्वारा निर्देशित है? इस वर्ष दोस्तों भारत की जो ब्रिक्स अध्यक्षता होगी वो किस मुख्य विषय द्वारा निर्देशित है? तो ये है लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। लचीलेपन,
नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, यानी बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। दोस्तों, भारत 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और 25-26 जून को हरियाणा के गुरुग्राम में, यानी गुड़गांव में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक होगी। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में हो रही है, तो ये ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम में होगी, याद रखिएगा। उसकी जो मूल इस वर्ष जो भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के आधिकारिक मूल विषय होगा वो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ब्रिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं दोस्तों। 2001 में दोस्तों 2001 में गोल्डमैन सैक्स के जो अर्थशास्त्री हैं उनके द्वारा ये शब्द, जेम्स ओनील के द्वारा ये शब्द दिया जाता है ब्रिक। बाद में दोस्तों इसका औपचारिक ब्रिक्स का जो है ब्रिक का औपचारिक गठन किया जाता है 2006 में, और इसका पहला मीटिंग, जिसका पहला मीटिंग है रूस के एकटेरिनबर्ग में, रूस में इसका पहला मीटिंग रूस में संपन्न होता है 2009 में संपन्न होता है पहला मीटिंग। और 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है। साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो जाता है, तब से ये ब्रिक्स बन जाता है, ब्रिक्स। और दोस्तों 2015 बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्टलीजा यानी ब्राज़ील के फोर्टलीजा में एक सम्मेलन होता है, ब्रिक्स का सम्मेलन होता है। वहीं पे फोर्टलीजा घोषणा पत्र स्वीकार किया जाता है और इसके माध्यम से इसका एक एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, एनडीबी का निर्माण किया जाता है। ब्रिक्स का अपना बैंक है। और कल ही मैंने बताया था कि इसका जो 10वां जो सदस्य है, 10वां इस बैंक का सदस्य बना है उज्बेकिस्तान। तो ये रहा 2026 में इसका जो भारत में अब तक जो सम्मेलन हुए हैं 2012 में, 2012, 2016, 2021 और 2026 में, 2021 और 2026 इसमें सम्मेलन हुए हैं, भारत में सम्मेलन हुए हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के पेरियापालयम में एक सी फूड एक्सपोर्ट कंपनी में किस गैस के रिसाव के कारण एक दुखद घटना हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय आपदा मोचन जो एनडीआरएफ की टीम है उसको जैविक और परमाणु टीमों के बचाव कार्य के लिए तैनात किया गया है। तो इसका रिसाव दोस्तों हुआ है तमिलनाडु के पेरियाल में एक सी फूड एक्सपोर्ट कंपनी में एक गैस का रिसाव हुआ है और वो गैस थी अमोनिया गैस NH3। इसका रिसाव हुआ है और इसमें कुछ लोगों की 7 लोगों की मौत भी हो गई है। मुख्य रूप से दोस्तों हमारे जो सी फूड होते हैं और उससे सी फूड को प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेंट करने के लिए अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है। बड़े पैमाने पे जो वाणिज्यिक प्रशीतन कमर्शियल रेफ्रिजरेशन होता है उसमें ये अमोनिया गैस का इस्तेमाल किया जाता है और इसी गैस का वहाँ पे लीकेज हुआ है। अमोनिया का स्वास्थ्य प्रभाव क्या है? यह तीखी गंध वाली, अत्यधिक संक्षारक यानी कोरेजिव और विषैली गैस होती है। ये जो हवा के नमी के संपर्क में आते हैं ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेती है, जिसके कारण आँखों में तेज जलन, त्वचा का जलना, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको नुकसान पहुंचने लगता है और अत्यधिक फेफड़ों में पानी जमा होने से, दम घुटने से मौत भी हो जाती है। तो ये बहुत काफ़ी जहरीली गैस है। तमिलनाडु में ये घटना हुआ है, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। हम कभी कभी अलग अलग स्टेट के बारे में उसके मैप के थ्रू या उनसे चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते रहेंगे जो प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। तो आज तमिलनाडु के ये घटना हुआ है, तो तमिलनाडु के बारे में थोड़ा देख लेते हैं फिजिकल मैप के तहत। दोस्तों जो तमिलनाडु में इंपॉर्टेंट पहाड़ियाँ हैं कभी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे पूछता है कि इलागिरी हिल्स, ये तो कम पूछा है, लेकिन जावड़ी हिल्स के बारे में ज़्यादा पूछा गया है, जावड़ी हिल्स। इसके बाद दोस्तों सेवराय हिल्स हो गया। इसके बाद नीलगिरी हिल्स, जहाँ यहीं पे नीलगिरी हिल्स पे जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों का यहाँ पे मिलन होता है, इसका सबसे छोटी दोदा बेटा है। इसके बाद कानन देवन हिल्स, पालनी पहाड़ियाँ, पालनी हिल्स, ये देखिए पालनी हिल्स, और अगस्ता मलाई हिल्स, ये केरला और तमिलनाडु के बॉर्डर सबसे नीचे अगस्ता मलाई है। प्रमुख नदियों में दोस्तों जो तमिलनाडु की प्रमुख नदियां हैं उसमें सबसे प्रमुख नदी है कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी, ये कावेरी डेल्टा है। और जो कावेरी की सहायक नदियां हैं वो प्रमुख रूप से भावनी नदी है, देखिए कावेरी से यहाँ मिलती है। इसके बाद अक्रावती ऊपर से आके मिलती है। याद रखिएगा, ये भी पूछ लेता है कौन नदी ऊपर से आके मिल रही है, राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड से। तो दोस्तों ये लेफ्ट हैंड से ऊपर से आके मिल रही है, अक्रावती।
इसके बाद देखिए एक नोयाल रिवर यहाँ आके मिल रही है। अमरावती रिवर, ये सब कावेरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसके बाद वैगई नदी, जो दूसरी इम्पोर्टेंट नदी है, मुल्लापेरियार डैम जो वैगई नदी पे बना हुआ है। केरल तमिलनाडु के बीच में थोड़ा सा इसको लेकर विवाद भी रहता है। तो वैगई नदी प्रमुख दूसरी नदी है वैगई। और जो नदियाँ हैं, छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे पामिनी या वेलार, ये सब छोटी नदियाँ हैं। पाम्बर, ये एग्जाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखते हैं दोस्तों, संगम काल में दोस्तों तमिलनाडु का प्राचीन इतिहास संगम साहित्य से जुड़ा हुआ है। मदुरै में 3 महान जो है संगम का आयोजन किया गया था। यहीं पर कुछ रचनाओं का संग्रह किया गया है। यहाँ के जो प्रमुख राजवंश थे, चेर, चोल और पांडे राजवंश थे। बाद में पल्लव शासकों भी ने यहाँ पे कला के क्षेत्र में बड़ा योगदान दिया। द्रविड़ मंदिर वास्तुकला शैली की ये दोस्तों एक केंद्र रहा है, प्रमुख केंद्र रहा है। चोल राजा राज चोल प्रथम के द्वारा तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर इसका सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। तो ये बनाया गया था राजा चोल प्रथम के द्वारा। महाबलीपुरम के स्मारक ये तमिलनाडु में है और इसमें पल्लव काल में चट्टानों को काट कर ये रथ मंदिर बनाया गया है और आज वर्तमान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। शास्त्रीय नृत्य और भाषा में देखते हैं तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है और 2004 में इसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। जो तमिल भाषा है उसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा 2004 में प्रदान किया गया। प्रमुख त्यौहार में पोंगल जो कटाई का उत्सव है, ये प्रमुख त्यौहार। इसके बाद जल्लीकट्टू, इसमें पारंपरिक रूप से सांडों को या भैंसों को आपस में लड़ाया जाता है, ये उनका त्यौहार है। इसके बाद भौगोलिक सीमाएँ देखते हैं दोस्तों, तो कन्याकुमारी कैप कैमोरिन ये भारत के मुख्य भूमि से सबसे दक्षिणी बिंदु है। जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर हिंद महासागर का मिलन होता है, यहीं पे होता है मिलन तीनों, जो बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का, कैप कैमरून के पास। पाक जलमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी, यह भारत को श्रीलंका से अलग करने वाले समुद्री क्षेत्र हैं। पंबन द्वीप रामेश्वरम भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है और पंबन पुल द्वारा मुख्य भूमि से जुड़ा हुआ है। पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है नीलगिरी जो हिल्स है वहाँ पर आकर मिलती है। प्रमुख अन्य जो श्रृंखलाएँ, पर्वत श्रृंखलाएँ, पालनी पहाड़ियाँ, जवाड़ी पहाड़ी, शिवराय पहाड़ी, सुरमिलाई पहाड़ी, ये सब दोस्तों प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। नदियों में देख लेते हैं, कावेरी नदी जो है सबसे प्रमुख तमिलनाडु की प्रमुख नदी है। इसके बाद स्टेनली जलाशय कावेरी नदी पर स्थित है, ये जलाशय है, जल विद्युत परियोजना इस पर स्थित है। इसके बाद अन्य नदियों में वेलार, वैगई और थामिरबरनी नदियाँ हैं। पलार और पुण्यार नदियाँ ये भी तमिलनाडु से होकर बहती हैं। प्रमुख वन्य जीव या पर्यावरण से दोस्तों मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में है। इसके बाद नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ये भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। 1986 में इसे मान्यता प्राप्त हुआ था। प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान में मधुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मधुमलाई, मुकुर्ती, इंदिरा गांधी और गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है तमिलनाडु का। इसके बाद सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ये भी दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। रामसर स्थल में तमिलनाडु का जो है टीचावरम मैंग्रोव, वेदांथंगल पक्षी अभ्यारण्य और कोडाई कनाल ऊटी दोस्तों ये झील है, वहाँ पे कोडाई कनाल झील, ये सब रामसर स्थल के रूप में है। आर्थिक और खनिज में दोस्तों रेटाइट ऑफ एशिया, चेन्नई और उसके आसपास के जो रीजन है, क्षेत्र हैं, वो ऑटोमोबाइल विनिर्माण क्षेत्र के हब के रूप में जाने जाते हैं। पवन ऊर्जा, तमिलनाडु पवन ऊर्जा में सर्वोच्च स्थान पे है। भारत में स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता में तमिलनाडु शीर्ष राज्यों में शामिल है। परमाणु में ऊर्जा केंद्र कुडनकुलम में रूस से सहयोग निर्मित भारत का ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसके बाद कल्पकम, मद्रास के आसपास के क्षेत्र में यहाँ पे कल्पकम में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित है। खनिज भंडार में यहाँ पे दोस्तों लिग्नाइट कोयला, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के द्वारा यहाँ कोयला निकाला जाता है। इसके बाद बक्साइट, चूना पत्थर, मैग्नेटाइट, लौह, इल्मेनाइट सब तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। प्रमुख बंदरगाह में दोस्तों यहाँ पे भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से 3 प्रमुख बंदरगाह जो है चेन्नई बंदरगाह, एनोर बंदरगाह और बीओ चिदम्बरम तूतीकोरेन बंदरगाह इस राज्य में। इन 3 बंदरगाह याद रखिएगा, चेन्नई, एनोर और बीओ चिदम्बरमनार, ये बंदरगाह तमिलनाडु में मिलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 22 जून 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित किस विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया, जहां उन्होंने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के लिए जनजातीय समुदाय और वंचित समूहों के सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया।
तो दोस्तों ये 36वां जो दीक्षांत समारोह कॉन्वेंशन सेरेमनी था वो था रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय का, और इसी में राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू शामिल होती हैं, 22 जून को शामिल होने वाली हैं। और ये जो विश्वविद्यालय है मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है, जबलपुर में स्थित है ये। मध्य प्रदेश में दोस्तों सहरिया जनजाति है पाई जाती है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे चीतों के लिए, ये कुनो नेशनल पार्क में चीते छोड़े गए हैं, तो ये अभी हाल फिलहाल में चर्चा में था। तो दोस्तों आज के करंट इतना ही था। थैंक यू।